हाय बच्चों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। मैं चर्चा करूंगा आज अर्थशास्त्र कक्षा 10 में। आप देख रहे हैं कक्षा 10 का एग्जाम चल रहा है और उसमें क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र विषय ऐसा होता है बच्चों जहां पर थोड़ा कम समझ में आती है बातें, तो इसको मैं क्लियर करूंगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको मात्र बताऊंगा, बहुत ज्यादा बृहद इस पे चर्चा नहीं करूंगा। मैं कुछ क्वेश्चन का सेटअप बना के लाया हूं कम करके, और उसी के आधार पे मैं प्रश्नों को बताऊंगा। जैसे पहला ही आपका चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है वही बताऊंगा बच्चों। देखिए, पहला है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक। देखिए, मानव विकास सूचकांक जो है यह क्या होता है, पहले तो इसके बारे में जानेंगे। मानव विकास सूचकांक, यह शब्द जो दिख रहा है, शब्द से ही मतलब आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है। चूंकि ऐसा पूछ सकता है कि मानव विकास सूचकांक से आशय क्या है, तो मानव विकास सूचकांक का आशय यह है कि किसी देश, यह किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करता, यह एक देश की बात करता है कि उस देश में, उस देश के लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है, जीवन जीने की जो आशा है, उनमें उनके शिशु मृत्यु दर हो गया, उनकी आय हो गई, उनका और विकास और कल्चर्स जो है वह विकास के रूप में कैसे हैं, उनके वह जीवन जीने की स्थिति उनकी कैसी है, उनकी आय कितनी है, उस आय में वो कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं। मतलब अगर अपने जीवन को बेहतर तरीके से, जितनी आमदनी उसमें बेहतर तरीके से संपूर्ण संसाधनों का उपयोग करते हुए जी रहे हैं, तो माना जाता है कि वहां का मानव विकास बहुत बेहतर है। तो देखिए बच्चों, यहाँ इसमें लगभग 189 देश हैं। ये कभी काल बढ़ता घटता रहता है, एक दो देश ऊपर नीचे, कभी 91 भी हो जाता है। तो इन देशों में से क्या होता है, इस देश का, इसकी जो रिपोर्ट बनाता है वो बनाता है यूएनडीपी। यूएनडीपी एक संगठन है बच्चों, यही मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट प्रेषित करता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट प्रस्तुत कौन करता है, रिपोर्ट कौन बनाता है, तैयार करता है, तो यूएनडीपी बताएंगे। इसमें देशों की संख्या पूछे तो 189 बताएंगे। उसके बाद ये प्रश्न पूछेगा कि मानव विकास सूचकांक के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है। तो बच्चों, भारत की स्थिति 131वें नंबर पे भारत है। यहां बहुत बेहतर स्थिति नहीं कही जा सकती भारत की, क्योंकि आखिरी में जाकर के 131वें नंबर पे। और अगर पहला नंबर पे कौन है, तो स्विट्जरलैंड। आप कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड जो है आपका, वह है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड आपका पहले स्थान पे है। उसका मानव विकास सूचकांक, वहां की मानवों की जो स्थिति है, दशा दिशा है, वो बहुत बेहतर है। तो यह मानव विकास सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन थे, इसको हम देखें। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आपका आएगा। अब अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, शिशु मृत्यु दर। क्या होता है शिशु मृत्यु दर? शिशु मृत्यु दर। देखिए बच्चों, शिशु मृत्यु दर से प्रश्न पूछता है कि शिशु मृत्यु दर है क्या। तो शिशु मृत्यु दर का ऐसे ये होता है कि किसी भी देश, यह देखिए जो भी बात हो रही है यह देश में ही होगी, यह व्यक्तिगत किसी की नहीं है, न किसी एक परिवार से, न किसी एक गांव से लेना, एक देश की इसमें हम क्या करते हैं, सूचनाएं प्रस्तुत करते हैं। तो शिशु मृत्यु दर का आशय यह है कि 1 वर्ष से कम बच्चे, 1 वर्ष से कम बच्चे प्रति 1000 बच्चे, जैसे मान लीजिए 1000 बच्चे पैदा हुए और 1 वर्ष से कम बच्चे रहते हैं, तो उनमें से कितने बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो कहलाता है शिशु मृत्यु दर। तो क्या लिखना होगा, तो आप लिखेंगे कि 1 वर्ष में 1000 बच्चों में से जितने बच्चों की मौत हो जाती है उसको हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। अब देखिए जाए, भारत की अगर स्थिति देखी जाए तो पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हो रहा है। पहले बहुत ज्यादा बच्चे मरा करते थे, बहुत शिशु के क्या होता था, बहुत बच्चे तो ऐसे होता था जैसे प्रसव होता था, प्रसव के समय ही बहुत बच्चे डेथ को प्राप्त हो जाते थे। बहुत एक कुपोषण के शिकार होने के कारण 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में खत्म हो जाते थे। लेकिन भारत ने उस पर बहुत लगाम लगाया, बहुत अच्छी सुविधाएं प्रदान कर रहा है और धीरे धीरे करके यह बढ़ रहा है। ये मतलब कि इसकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है और अब यह 1000 बच्चों में से अभी स्थिति देखी जाए 26.9 के आसपास है। तो ये माना जाए तो 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो 1 साल से कम बच्चों की जो मृत्यु होती है वह केवल कितनी होती है,
26 बच्चों की होती है, 26 दशमलव रखे तो 6 9 रखते हैं तो ये माना जाता है बच्चों लगभग 26.5 मान लें, 26.5 बच्चे, 26 बच्चे क्या होते हैं, एक आंकड़ा पूरे विश्व का भारत का निकालेंगे तो लंबा होगा, तो 26 के आसपास बच्चे 1000 में वो क्या होते हैं, डेथ होती है उनकी, तो शिशु मृत्यु दर इसको कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आप देखेंगे निजी क्षेत्रक जो होते हैं, क्षेत्रक जैसे कि कैसे उत्पाद वगैरह हो रहा है, तो निजी क्षेत्रक और निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र आपका आया और आपका आया है सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का आशय क्या है बच्चों, निजी क्षेत्र का आशय होता है कि जहां पर उत्पाद जैसे कि हम कोई चीज उत्पाद करें और उसको बेचें, उत्पाद करने का और उसे सप्लाई करने का पूरा स्वामित्व तो अधिकार के किसका होना चाहिए, निजी व्यक्ति का होना चाहिए, किसी कंपनी या किसी व्यक्ति का होना चाहिए, वह कहलाता है निजी क्षेत्र। जैसे एक एग्जांपल के टाटा स्टील कंपनी हो गई, महिंद्रा कंपनी हो गई, ऑडी हो गई, जितनी भी कंपनियां हैं ये कंपनियां क्या है, निजी क्षेत्र में आती हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र का ऐसे क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि उत्पाद पे, उनके संसाधनों पे पूर्ण नियंत्रण किसका होता है, नियंत्रण होता है सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात सरकार का, जहां पर सरकार का होगा नियंत्रण, इसको उपयोग सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन नियंत्रण किसका होता है, सरकार का। सरकार जैसे एग्जांपल के तौर पे ये बस चलवा रही है या कोई कार्य करवा रही तो करवाएगी जनता के लिए, लेकिन क्या है, इसका जो नियंत्रण है किसके पास होता है, नियंत्रण इसका होता है यह सरकार के पास होगा। और निजी क्षेत्र में किसी एक निश्चित व्यक्ति, एकल व्यक्ति के हाथों में इसका अधिकार होता है। तो यह होता है निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र बच्चों। अब आगे हम बातें करते हैं, जैसे आपका होता है बेरोजगारी, अब आता है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी में भी कई शब्द होते हैं। बेरोजगारी का अर्थ क्या है बच्चों, बेरोजगारी अर्थात यह है कि हम चाहते हैं काम करना लेकिन हमें काम नहीं मिल रहा है, यह बेरोजगारी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर 100 लोग, एक तौर पे कहा जाए कि जैसे 100 मेरे गांव में अगर 100 लोग रह रहे हैं और उनको काम करने की जिज्ञासा है, वो काम करना चाहते हैं, परंतु मेरे यहां उद्योग की इतनी कमी है कि वहां 100 लोग के लिए काम नहीं है, तो वो बेरोजगारी कहलाएगी। लेकिन बच्चों यहीं पे और प्रश्न होता है, और प्रश्न होगा जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, देखिए इसको कहते हैं खुली बेरोजगारी, और इसको कहते हैं गुप्त बेरोजगारी, गुप्त या इसको अल्प भी कह सकते हैं, और यह मौसमी बेरोजगारी है। तो देखिए बच्चों यहां क्या है, खुली बेरोजगारी पूछे या बेरोजगारी, तो बेरोजगारी हम लिखेंगे क्या कि जहां पर लोगों के द्वारा काम करने की जिज्ञासा या काम करने की मनसा प्रकट की जाए लेकिन वहां काम न मिलने की स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं या खुली बेरोजगारी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रच्छन्न बेरोजगारी या गुप्त बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी। तो अल्प बेरोजगारी, गुप्त बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी अगर आपको आता है तो लिखिएगा कि जहां पर लोग एक क्षमता से ज्यादा लोग ही कह सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम ऐसे लिखते हैं कि जहां पर किसी निश्चित भूमि के टुकड़े के लिए या निश्चित कार्य के लिए कम लोगों की आवश्यकता है परंतु वहां ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अगर उपस्थिति के आधार पे देखा जाए तो वहां 5 लोगों का काम था लेकिन वहां 15 लोग कार्य कर रहे हैं, तो 15 लोग कार्य करेंगे तो काम तो उतना ही होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम घर का काम देखते हैं, मेरे पास एक भैंस है तो हम अकेले लगाएंगे तो भी लगा लेंगे, लेकिन अगर हम 3 भाई हैं, कहते हैं भैया कि हम क्या करेंगे कि सुबह का आप लगाइए शाम का हम लगाएंगे, तो ये एक ही व्यक्ति कर सकता था, लेकिन अगर दो व्यक्ति करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन लाभ क्या होगा, काम तो उतना ही होना है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी से ऐसा होता बच्चों कि जहां पर कम लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन आवश्यकता से ज्यादा लोग वहां उपस्थित होते हैं परंतु वह अपनी पूर्ण क्षमता के बराबर कार्य नहीं करते हैं, उससे उत्पन्न बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी या गुप्त बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि हम कहें कि मेरे यहां एक दुकान है, या एक एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं मेरे स्कूल में टीचर हैं
अब यहां पे कह दिया जाए टीचर है मैथ, एक टीचर पढ़ा सकता है या 2 टीचर, इंटर तक का मैथ है तो 2 टीचर मैथ पढ़ा सकते हैं, लेकिन वहां मैथ के 5 टीचर हो जाए तो पढ़ाएंगे तो 1 से 12 तक में 12 ही क्लासें हैं तो 12 ही पढ़ाएंगे। अब 12 में से 5 लोग हो जाएंगे तो उनको 2-2 ढाई पीरियड मिलेगा, तो 2.5 पीरियड जब पढ़ाएंगे तो उनको निश्चित है पैसा कम देगा मैनेजर, तो जब कम देगा तो उनमें लोग कहेंगे हम बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार आप नहीं हैं, आप ऐसे जगह पे गए हैं, आप ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहां पे काम कम है और लोग ज्यादा हैं, और ऐसा आपको करना, अगर बेरोजगारी को दूर करना है तो आप ऐसा करिए कि आप अपने दूसरे काम को ढूंढिए, जहां पे काम करें कि कम लोगों की आवश्यकता रहे, वहां आप क्या करें, वहां जाएं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जहां लोग पहले से ही पर्याप्त है वहां जाकर के करेंगे तो काम आपको कम करना होगा, अर्थात कम काम करने की स्थिति में क्या होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न होती, लोग ज्यादा रहे लेकिन काम कम करें। अगला है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी कैसे होता है बच्चों, कि जैसे एक मौसम में, किसी विशेष मौसम में जो कार्य होता है उसके अलावा मौसम में, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए कि धान की कटाई होती है जब नवंबर दिसंबर के महीने में, उस समय तो आपको पर्याप्त काम मिल जाएगा, लेकिन धान तो हमेशा नहीं कटेगा। मान लीजिए कि वहां कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कुछ नहीं है, वहां सिर्फ धान गेहूं की खेती होती, तो खेती में क्या है कि धान बोने के समय आपका काम लगेगा, धान काटने के समय आपका काम लगेगा, धान निराने के समय, निराई या गुड़ाई करने के समय, निराई करने के समय आपको काम लगेगा। तो निराई करने मतलब माना जाए तो एक धान के पूरे टेन्योर में आपको 3 बार काम मिल रहा है, माना जाए 10-10 दिन का अगर काम मान लीजिए तो 30 दिन का काम मिल रहा है, जबकि 120 दिन धान 120 दिन 90 दिन में पैदा हो रही, तो आप क्या है कि 30 दिन काम करके शेष दिन बैठे हुए हैं, उससे उत्पन्न बेरोजगारी को कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि जैसे कहीं पे और माने कि बारिश के मौसम में ज्यादातर काम ठप रहते हैं, उस समय आपको काम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, मौसमी बेरोजगारी कहलाएगी। बच्चों मैं आशा करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, अगर आपको समझ में आ रही होगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अगला है बच्चों, एक आता है जीडीपी। अब जीडीपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछता है आपसे, और इसमें विशेष नहीं पूछता है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म देखा जाए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम कह सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद, इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद। यह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं पूछता है। अब भारत की जो स्थिति 2023 की आकी गई है, वह आकी गई है कि विकास दर ये 6.1 के आसपास रहेगा, और डोमेस्टिक ये सकल घरेलू आय से आशय क्या होता है बच्चों, आपको बता देते हैं। सकल घरेलू आय से आशय ये है कि देखा जाए कि एक साल में किसी देश के एक साल में समस्त वस्तुओं में अंतिम उत्पाद जो होता है, ये नहीं कि आप उसको बनाए उसमें बहुत सारे चीज खराब हो गई, खराब से नहीं मतलब जो अंतिम उत्पाद जो स्पष्ट रूप से साफ सुथरा बन के तैयार हो जाए, अंतिम रूप ले ले, उसको हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू आय कहते हैं। जैसे एक तौर पे हम देखें कि हम 5 बीघा आलू की बुआई कराते हैं, और उसमें ऐसा मैं नहीं कहता हूं, मैं मान लीजिए पूरे देश में मेरे 5 भी पूरा आलू की खेती हो जाती। अब आलू की खेती होती, उसमें होता क्या है कि आधा आलू सड़ जाता है और आधा ही आलू बच जाता है, तो जो बचा हुआ है अंतिम समय में केवल वही माना जाएगा कि मेरे देश की सकल घरेलू आय, देश के सीमा के अंदर जो कमाया गया हो, देश के बाहर से जो लाया जाएगा वह नहीं, देश के अंदर जो कमाया गया वह सकल घरेलू आय होगा बच्चों। तो जो आधा बचा हुआ है उसी को हम मानेंगे कि मेरा सकल घरेलू आय इतना है। अब ये नहीं जो सड़ गया, पहले तो लग रहा था पैदा होगा, अब नहीं होया, सड़ गया, तो वो नहीं, जितना बचेगा शेष उतना ही कहलाएगा आपका सकल घरेलू आय। अगला प्रश्न होगा बच्चों, ये क्षेत्र बांटे गए हैं जो, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, आपका द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र ये विकास के रूप में माना जा रहा है। तो ये देखिए प्राथमिक क्षेत्र से आशय क्या होता है, जो प्राकृतिक रूप से
जो हमें प्राकृतिक रूप से या प्रकृति से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद मानते हैं। अब इसको प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद क्या कहलाएगा बच्चों, जो हमें प्रकृति से मिले। कहां से मिले, प्रकृति से मिले। वो जो हमें प्रकृति से मिले उसे हम प्राकृतिक उत्पाद कहेंगे या प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में क्या चीजें उत्पन्न होंगी, प्रकृति से जो मिलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख ले, हमें कपास की खेती करते हैं या किसी चीज की खेती करेंगे तो वह प्रकृति के माध्यम से मिलता है। प्रकृति नहीं चाहेगी तो नहीं मिलने वाला है। जैसे तांबा, सोना, चांदी हमें खानों से मिलता है, खदानों से मिलता है, वह क्या है, प्रकृति से हमें मिल रहा है। तो इसको हम क्या कहें, प्राकृतिक क्षेत्र से मिलने वाले उत्पाद को हम प्राकृतिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में गणना करेंगे। इसको अगर देखा जाए बच्चों, कृषि, इसको अगर हम देखें तो कृषि एवं सहायक क्षेत्र कह सकते हैं। कृषि एवं क्या कह सकते हैं, सहायक क्षेत्र कह सकते हैं। या क्या है, कृषि से या सहायक क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, कृषि एवं सहायक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन चीजें आएंगी, जो प्रकृति से मिले, जो हमें डायरेक्ट जमीन से मिलती है, उसको हम प्रकृति के कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। द्वितीय क्षेत्र का से क्या है, अब इसका विनिर्माण करा जाए, इसका क्या किया जाए, प्राथमिक क्षेत्र से जो चीजें हमें मिल गई उसका हम विनिर्माण करें, मतलब उसको निर्मित करें, उससे कुछ बनाएं, तो वह क्या कहलाएंगे, हमारा द्वितीय क्षेत्र की वस्तुएं कहलाएंगे, द्वितीय क्षेत्र के उत्पाद कहलाएंगे। तो देखिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हमें यहां सोना मिला था, उस सोने से हम कुछ और बना दें, चांदी से कुछ और बना दें, या गेहूं मिला, गेहूं से आटा बना दें, या फिर हमें क्या मिला, कपास मिला, कपास से हम रेशम बना दें, तो ये सब चीजें किसमें आएंगी, द्वितीय क्षेत्र में। यह औद्योगिक क्षेत्र होता है। यह क्या होता है बच्चों, औद्योगिक क्षेत्र होता है। यह क्या कहलाता है, आपका औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। इसमें उद्योग होता है, यह प्रकृति से मिला, इसमें उद्योग होगा। उद्योग होने के बाद वह सेवा किया जाएगा, एक जगह से दूसरे जगहों पे पहुंचाया जाएगा। देखिए, जैसे हम कुछ चीज बनाए अपने घर में तो नहीं रखेंगे, तो व्यापार कैसे चलेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। अब इसका क्या करेंगे, हम सर्व करेंगे, इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे। तो तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, जैसे हम क्या लेते हैं, परिवहन। क्या ले लेते हैं, परिवहन, संचार, बैंक, ये सब किस में आएंगे, तृतीय क्षेत्र में, जिसमें सेवा दी जाती हो। जिसमें जैसे परिवहन, बसों में आदमी को बैठा बैठा के ले जाएंगे, कहीं पहुंचाएंगे, वो सेवा देंगे। बसों में रेशम के कपड़े पहुंचाएंगे कहीं, वो सेवा देंगे। और दूसरा संचार, किसी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बात करने की बातें कराएंगे, वो संचार, दूर संचार हो गया। तीसरा बैंक, बैंक किसी व्यक्ति को ऋण दिलाएगा, जैसे उद्योग धंधा करने के लिए ऋण देता है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी बच्चों, किस में आएंगी, तृतीय क्षेत्र में आएगी। ऐसा आपसे प्रश्न पूछ लेगा, दे देगा, 2-3 ऑप्शन दे देगा, बताइए किस क्षेत्र की, किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दे दे, कपास दे दे, क्या दे दे, कपास दे दे, रेशम दे दे, और कपास दे, रेशम दे, और इनमें से बस इतना दो दे। ये क्या है कि कौन इसमें द्वितीय क्षेत्र से कौन संबंधित है, तो द्वितीय क्षेत्र से कौन संबंधित है, रेशम है। और एग्जांपल दे सकता है, संचार दे सकता है, संचार दिया, और क्या दे दिया, आपको दे दिया जैसे कि कार दे दे। अब ये पूछे द्वितीय क्षेत्र का कौन है, तो द्वितीय क्षेत्र में देखा जाए तो द्वितीय क्षेत्र में 2 आ रहे हैं। क्योंकि कार भी कार नहीं बने थी भाई, कार बन के नहीं आई थी, कार हम बनाए हैं। जैसे लोहा, तांबा मुझे मिला, जब लोहा मिला तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग करके उसको बनाए हैं, इसलिए यह 2 क्या हो जाएंगे, द्वितीय क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित रहेंगे। आई होप आपको इतना जितना बताया गया उतना अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है, कहीं लगता है कि ये चीज मेरे समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उसको और बेहतर। देखिए बच्चों, यहाँ थोड़ा मैं कम समय में ज्यादा चीजें करना चाह रहा हूं, इसलिए थोड़ा स्पीड चल रहा हूं। इसके लिए मैं आपसे ये कह सकता हूं कि स्पीड के लिए आप ये मत कहिएगा बहुत स्पीड चल रहे हैं। हाँ, ये है कि जितनी चीजें बता रहा हूं, बातें सही बता रहा हूं। अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि द्वितीय क्षेत्र हो गया। अब चेक और बैंक से चले हम, तो चेक की बात करते हैं। चेक ले लेते हैं और ऋण ले लेते हैं, लिख लेते हैं क्या क्या चीज है, ऋण, मुद्रा, मुद्रा हो गई। उसके बाद आपका, चलिए इतना लेते हैं पहले। अब देखिए, चेक, मुद्रा, ऋण। मुद्रा क्या होता है, मुद्रा करेंसी, जिसको हम मुद्रा जैसे कहते हैं ना, हर देश की अलग अलग मुद्राएं होती हैं। तो मुद्रा क्या है,
मतलब उस देश में किसी वस्तु को आदान प्रदान करने का एक जरिया कह सकते हैं। करेंसी जैसे मुद्रा क्या है, मुद्रा से ही हम कुछ चीज खरीद सकते हैं। तो मुद्रा के कार्य पूछता है, ज्यादातर आपको क्या पूछता है, मुद्रा के एक कार्य दो कार्य बताए। तो मुद्रा के पहला कार्य हम क्या कर सकते हैं, जैसे किसी चीज का आदान प्रदान कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं। शब्द अगर हम अर्थशास्त्र कर रहे हैं तो शब्द रहेगा विनिमय, विनिमय कर सकते हैं। मुद्रा के माध्यम से हम किसी वस्तु का क्या कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, मुद्रा के माध्यम से उसका हम मापन कर सकते हैं, या मापन ही कह सकते हैं, मापन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे जैसे हम ये कह सकते हैं ना कि चीनी इस समय 42 रुपए किलो, 40 रुपए किलो है, तो इसका मापन मुद्रा से किया जा रहा है, उसकी माप निकाली जैसे उसकी कितनी वैल्यू है, उसका वैल्यू निकाला जा रहा है। क्या निकाला जा रहा है, वैल्यू निकाला जा रहा है। और विनिमय किया जा सकता है। विनिमय का ऐसे होता है बच्चों, एक चीज को देकर के, मुद्रा को देकर के कोई दूसरी चीज खरीदना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मार्कर, हम 20 मुद्राएं देंगे, 20 रुपए देंगे तो ये मुझे मार्कर मिल जाएगा। तो ये चीज होता है मुद्रा। और देखो ऋण, अब ऋण क्या होता है बच्चों, ऋण कोई व्यक्ति नहीं देगा, कोई व्यक्ति दे सकता है, साहूकार देगा या फिर बैंक देती है। दो जगहों से आपको ऋण मिलता है, लेकिन ज्यादातर कौन देता है ऋण, बैंक देता है। तो ऋण का आशय क्या होता है, ऋण वह धन होता है जो दाता मतलब देने वाला, ऋण दाता जो होता है, ऋण ग्रहीता ऋण लेने वाले से एक वचन पत्र लेता है, ऋण लेने वाले से एक वचन पत्र लेता है कि आप अमुक तारीख को अर्थात अमुक तारीख के अंदर, निश्चित समय के अंदर मेरा पैसा अदा कर देंगे, और आप नहीं अदा करते हैं तो हम आपसे, जो आप बदले में कुछ तो रखते हैं, आप गारंटर वगैरह रखते हैं, तो हम आपसे वसूल करेंगे। ऋण का ऐसे वही होता है कि जो किसी बैंक के द्वारा या ऋण दाता के द्वारा किसी ऋण ग्रहीता को दिया जाने वाला धन, और इस आशय पे कि वह निश्चित समय के अंदर मुझे लौटा देगा, उसको ऋण कहते हैं। जैसे आप किसी को दे दिए और ये वचन नहीं लिए कि आप मुझे लौटाएंगे, तो वह ऋण नहीं, वो दान भी हो सकता है। तो ये दान नहीं है, ऋण है। ऋण का ऐसे क्या है कि आप किसी को कुछ वस्तु दें या कुछ पैसे दें और उससे वचन लें कि आप इतने दिनों में या आप इसको लौटा देंगे, उसको ऋण कहते हैं। चेक, अब चेक कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बहुत प्रकारों से मतलब नहीं है। चेक सीधे सीधे आपसे पूछता है। तो देखिए चेक क्या होता है, चेक का ऐसे, चेक एक ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा कागजात होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उस पर लिखित राशि बैंक को देने के लिए आदेशित कर सकता है या निवेदन कर सकता है। भाई हमारा पैसा है बैंक में, तो हम आदेशित कैसे हैं, तो गलत नहीं है, हम आदेश दे रहे हैं कि हमारा पैसा इनको दे दीजिए, आपसे हम निवेदन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पैसा है। लेकिन हाँ ये है कि भाई एक मानवता के नाते ये रिक्वेस्ट फॉर्म में ज्यादा बेहतर रहता है। तो हम क्या करते हैं कि बैंक को हम ये चेक जब देते हैं तो वह बैंक क्या करता है, उस चेक को, जिस व्यक्ति के नाम हम चेक काटते हैं, कागजात पे जिसका नाम लिखे रहते हैं, उसको वह पैसे अदा कर देता है। तो ये चेक होता है बच्चों। अब देखिए अगला चीज हम लेके आते हैं, जैसे कि वैश्वीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण। देखिए ये एलपीजी जो आया बच्चों, ये निकला कहां से, 1991 में जब देश बदहाली की स्थिति से गुजर रहा था। उस समय माननीय मनमोहन सिंह, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, उनके द्वारा यह निर्णय लाया गया था कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 1991 में भुगतान संतुलन की स्थिति आ गई थी, देश बहुत बदहाली की स्थिति में चला गया था, देश के पास निश्चित दिनों के लिए भोजन के लिए पैसे बचे हुए थे, देश बहुत कर्जे में डूब गया था। उस कंडीशन में ये वित्त मंत्री उस समय थे, ये निर्णय लाए थे कि ऐसे अगर किया जाएगा तो देश बेहतर होगा। अब ये समझिए कि ये एलपीजी क्या था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब पी, और यहां देखा जाए ग्लोबलाइजेशन, गैल्वेनीकरण जी, और यल।
तो एलपीजी अगर देखा जाए तो हम इसको एलपीजी इसलिए कह देते हैं कि एलपीजी गैस होता है, इसलिए आपको याद रहेगा। तो देखिए बच्चों, वैश्वीकरण प्रश्न अक्सर पूछता है, वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण क्या है ये देखा जाए तो वैश्वीकरण से आशय क्या होता है कि एक देश से, वैश्विक विश्व की बात चली, एक देश अपने उत्पादों का दूसरे देश में, अपने उत्पादों का दूसरे देश में उसका क्या करे, आपूर्ति करे, उसको बेचे या उपयोग करे, उपयोग करवाए, उस स्थिति को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार के माध्यम से अपना व्यापार, अपने देश का प्रोडक्ट ले जाकर के दूसरे देश में बेचे या अपना ही प्रोडक्ट वहां पे बनाए और दूसरे देशों में बेचे या उसी देश में बेचे, इस स्थिति को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। अर्थात एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार करना यह वैश्वीकरण कहलाता है, वह भी निश्चित शर्तों के अनुरूप। और उदारीकरण क्या है बच्चों, उदारीकरण का ऐसे ये होता है कि किसी चीज को बेचने का, बनाने का अधिकार एक व्यक्ति को देने का अधिकार, उदारीकरण। उदारता मतलब आप क्या है, ढिलवर्गी करिए किसी, जैसे पहले नियम बहुत थे, आपको खुले बाजार और बंद बाजार थे, उसमें बहुत सारी परमिटें लेनी होती थी, कभी विस्तृत उसका क्लास लेंगे तो बताएंगे आपको। तो उसमें बहुत सारे नियम थे, लेकिन क्या था कि उसमें क्या किया गया, ढिलवर्गी करी जाए कि जिससे हर व्यक्ति क्या कर सके कि कुछ कमाई कर सके। तो उसको क्या किया गया कि आप कोई वस्तु बना सकते हैं, उसका उत्पाद भी कर सकते हैं और उसको उपभोक्ताओं में बेच भी सकते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, उदारीकरण। अब निजीकरण का ऐसे क्या होता है बच्चों, निजीकरण का ऐसे है कि किसी एक एकल व्यक्ति के हाथों में उत्पाद की, या क्या करे, एकल व्यक्ति के हाथों में उत्पाद की क्षमता हो और वह उसको उपभोक्ताओं तक बेच सके, लेकिन इसका जो भी लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वह निश्चित व्यक्ति को होगा, वह निजीकरण था। इस स्थिति से क्या हुआ कि देश की स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। पहले जैसे एक एग्जांपल के, जैसे लोग एक में होते हैं, सारे लोग कंबाइंड जब होते हैं तो एक व्यक्ति चाहता है हम काम नहीं करेंगे तो भी घर चलेगा, दूसरा भी चाहता है हम नहीं करेंगे तो भी चलेगा, और एक अकेला मालिक जो होता है वो घर को चलाने के लिए दिनों रात मेहनत करता है। तो उससे क्या होता है, वो बेचारा दिन रात मेहनत करता है, फिर भी घर आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन जब ही ये व्यक्ति अलग अलग हो जाते हैं तो क्या करते हैं, सब लोग अलग अलग कार्य करने लगते हैं, लेकिन तो भी बहुत विकास नहीं हो पाता है। कारण है सब अलग अलग हो गए, खर्चाएं भी बढ़ गई। लेकिन अगर ये ऐसा कह दिया जाए कि भैया आप एक में ही रहिए, लेकिन आप अपना भी विकास कर सकते हैं और घर में भी विकास कर सकते हैं, जब ऐसा रहेगा कि आप निजी जो कमाएंगे वो आपका पर्सनल बनेगा, तो लोग देखिए तुरंत कमाने लगते हैं और अपने लिए बिल्डिंग खरीदने लगते हैं, अपने लिए घर प्लॉट वगैरह खरीदने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, उस घर का विकास होने लगता है। देखने में तो जरूर है कि मालिक के पास पैसे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हो तो रहा है विकास उस घर का ही। अगर ये सारे लोग मिलकर के 10 प्लाट खरीदे तो घर का तो विकास हुआ ना। वैसे अगर देश का विकास होगा तो इन स्थितियों से देश का विकास होता है। बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे है उत्पाद, जैसे ले देते हैं उत्पाद आया, उपभोक्ता आया, उसके बाद मिलावट, उसके बाद ले लेते हैं मिलावट, काला बाजारी, फिर ले लेते हैं सूचना का अधिकार, देखिए बच्चों ये क्या है कि शब्दों को, टर्म को मैं थोड़ा थोड़ा लिख लेता हूं जिससे कि भूल ना जाऊं कि आपको बताना क्या है और नहीं बता सकूं। तो याद देखिए उत्पाद का ऐसे क्या होता है, जो चीजें आप उत्पन्न करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। उपभोक्ता का ऐसे क्या होता है, अब उत्पादक में अंतर है बच्चों। उत्पाद का मतलब जो आप बनाते हैं वो उत्पाद है, और जो बनाता है उसको क्या कहते हैं, उत्पादक। उपभोक्ता, अब उपभोक्ता का से क्या होता है, उस उत्पाद को खरीदने वाला, खरीद करके उसको यूज करने वाला, प्रयोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। ये नहीं केवल खरीद के बेच देगा तो उपभोक्ता कहां रहा, उपभोग कहां किया उसका। तो उपभोग जो उसको खरीद के उपयोग करे वह क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है बच्चों। मिलावट का ऐसे ये होता है कि किसी शुद्ध चीज में कुछ गड़बड़ चीजें मिला देना ही मिलावट कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे कहें,
जैसा कि देखा भी जाता है कि सामान्यतः साबूदाना आप देखे होंगे, साबूदाना जब आता है घरों में तो देखते हैं उसमें साबूदाना ही सिर्फ नहीं रहता, उसमें कुछ और चीजें रहती हैं, मिक्सअप करके चली लेकिन दे देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कह दे, चने की दाल का बेसन जब लेते हैं आप, तो बेसन जब लेते हैं तो उसमें क्या होता है, सिर्फ चने की दाल नहीं होती, जो सस्ती दाल है जैसे मटर हो गई, गुलवा जिसको हम बोलते हैं, उस मटर को भी उसी में पीस करके मिक्सअप करके दे देते हैं। जैसे हल्दी पाउडर आता है, हल्दी पाउडर में क्या होता है, केवल अच्छी अच्छी हल्दी, जबकि पैसा अच्छी वाली लेते हैं, लेकिन उसमें जो सड़ी गली होती है उसको भी मिक्सअप करके पीस करके दे देते हैं। तो इस प्रकार की मिलावट को मिलाने वाली स्थिति को, जैसे अच्छी चीजों में गड़बड़ चीजों को मिला करके उसकी क्वांटिटी को बराबर कर देना ही मिलावट कहलाती है बच्चों। काला बाजारी, अब देखिए मिलावट तो अलग चीज थी, अब काला बाजारी क्या है कि काला बाजारी का से ये है कि आप देखिए काला बाजारी, बाजार को काला कर रहे हैं ये लोग, तो बाजार को काला कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अब ये तो अच्छी चीज में गड़बड़ चीज मिला दी है, मतलब उसमें अच्छा भी है गड़बड़ भी है, दोनों है मिलावट में, लेकिन काला बाजारी में अच्छा है ही नहीं है, केवल गड़बड़ है, अच्छा है ही नहीं है, केवल गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है बच्चों, जैसे ये मान लें कि आप देखते हैं सैमसंग का फोन, सैमसंग का फोन है, आप देखे हैं सैमसंग का फोन, सेम सैमसंग का फोन कोई दूसरी कंपनी जो हो वह सैमसंग ऊपर लोगो लगा दे लेकिन बना दे कुछ और। या एग्जांपल के तौर पे आप देखें, और छोटी सी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको जैसे यही मिलता है, फार्चून का तेल मिलता है, फार्चून का तेल आप लेते हैं, तो फार्चून का तेल जब लेते हैं आप तो क्या करते हैं, फार्चून का तेल लेते हैं तो फार्चून का लोगो लगा दे डिब्बे पे और उसमें तेल दे दें सोयाबीन का, या तेल दे दें सरसों का, या ऐसे चीजों का जो उससे मिलता जुलता रहे, मिक्सअप करके उसको दे। तो क्या है काला बाजारी का से कि उस किसी वस्तु के नाम पे कोई दूसरी वस्तु बेच देना, काला बाजारी कहलाती है। अब ये कालाबाजारी हुई। और सूचना का अधिकार क्या होता है बच्चों, 2005 में, 2005 की बात है, जुलाई में 2005 में सरकार के द्वारा एक नियम लाया गया, अधिनियम लाया गया, जिसको बिल हम कहते हैं। इस बिल को लाया गया, विधेयक लाया गया और पास कराया गया संसद में, उसी वर्ष पास हुआ, उसी वर्ष लागू भी हो गया था। तो इसको पास कराया गया ला करके कि सूचना का अधिकार, मतलब कोई भी सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कहां काम कर रही है, कोई पंचायत या कोई भी सरकारी काम जो हो रहा है उसका सूचना अगर जनता चाहे तो ले सकती है। यह सूचना का अधिकार है कि अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपके गांव में प्रधान जी पूरे वर्ष में कितना काम किए हैं, आप चाहें तो आरटीआई दाखिल करके उसको ले सकते हैं, कितने काम ये किए हैं, कितना पैसा कहां कहां व्यय किए हैं, कितना किस मद में व्यय किए हैं, और आप जाकर के गांव का सर्वेक्षण कर सकते हैं कि क्या मौके पे प्रधान जी जितना पैसा निकाले हैं, जिस जिस रोड के नाम पे, जिस जिस नाली के नाम पे, जिस जिस चीजों के नाम पे पैसे निकाले हैं, क्या वो काम हुआ है। अगर काम नहीं हुआ है तो आप उसके आगे भी कार्रवाई कर सकते हैं। सूचना से आपको सूचना मिल गई है, सत्यापित सूचना है, अब झूठ हो नहीं सकती, प्रधान जी झूठ बोल नहीं सकते कि नहीं ये काम नहीं हुआ है, ये काम हुआ है, कागज कह रहा है, और काम वास्तविकता नहीं हुआ है तो आप कोर्ट चले जाइए, तो उनके विपक्ष उनकी क्या होगी, जांच होगी, और जब जांच होगी तो वो पकड़े जाएंगे। तो क्या होगा कि जब पकड़े जाएंगे, ऐसे 2 4 10 जगहों पे अगर हो गया तो जो ये नेता लोग बहुत सारा गबन करना चाहते हैं तो गबन नहीं करेंगे। इसलिए यह सरकार, ये देखिए 2005 का नियम है, अर्थात ये किसके सरकार में आया, 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार थी। और मनमोहन सिंह कहा जाए तो नितांत बेहतर व्यक्ति हैं, बेदाग व्यक्ति हैं, उनमें कोई दाग नहीं लगा है, और देश के बेहतर अर्थशास्त्रियों में से एक हैं। इस चीज को मैं हमेशा मानता हूं। और मनमोहन सिंह बोलते कम जरूर थे लेकिन सोचते ज्यादा थे, देश के विकास के लिए बेहतर सोचते थे और सोचते भी हैं अभी भी। तो देखिए ये रहा आपका अगला पॉइंट, हम देखते हैं बच्चों। बस ये करिए कि आप लोग, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लिखिएगा जरूर, कुछ ना कुछ कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब मानकीकरण लेते हैं, अगला पॉइंट है मानकीकरण, फिर है एगमार्क, फिर है उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता एक मार्क। बस इतनी पॉइंट और बच्चे हैं। मानकीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी चीज का मानक निश्चित करना ही मानकीकरण कहलाता है। किसी वस्तु का मानक निश्चित करना ही मानकीकरण कहलाता है।
अब एक मार्क का मतलब होता है कि एक मार्क क्या है कि इसको देखा जाए तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित चिन्ह। यह मुख्य रूप से देखा जाए तो जो मसाले होते हैं उसमें एग मार्क लगा होता है, या फिर शहद वगैरह देखें तो उसमें एग मार्क लगा होता है, और चीजों में लगा होता है। तो ये मसाला या शहद या अन्य चीजों में एग मार्क लगाया जाता है, लेकिन किसके द्वारा यह एग मार्क दिया जाता है? भारतीय मानक ब्यूरो के माध्यम से यह मार्क दिया जाता है, वह चिन्ह उसका मुहर लग जाता है कि यह इसका एग मार्क है। तो ये होता है एग मार्क। अब उपभोक्ता दिवस, यह प्रश्न अक्सर पूछता है और यह प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए 24 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। और उपभोक्ता दिवस जो मनाया गया, यह उपभोक्ता दिवस कब से मनाया जा रहा है और कहां से आया, कैसे आया? तो कोपरा आप सुने होंगे, कोपरा एक नियम है। कोपरा क्या है यह भी प्रश्न पूछता है, याद आ गया, बता देते हैं। कोपरा का से क्या होता है? आप कह सकते हैं बच्चों उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में एक संसद में एक बिल आया, उसको लेके इसलिए आया कोपरा से नाम जाना जाता है। कोपरा का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। कोपरा का फुल फॉर्म क्या है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। यह प्रश्न पूछा जाएगा। और यह पूछा जाएगा कि ये कोपरा है क्या? तो कोपरा क्या है कि बाजार में काला बाजारी को रोकने के लिए, जो उपभोक्ता है उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए, उपभोक्ताओं को बेहतर चीजें दिलाने के लिए, उपभोक्ताओं के साथ जो अन्याय हो रहा था उन सब चीजों को रोकने के लिए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लाया गया। जिसको आप एक संस्था बने उपभोक्ता कंज्यूमर, आप फोन लगाते हैं तो ये देखिए, तो ये उपभोक्ता कोपरा क्या है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के द्वारा बनाया गया एक संगठन है। और यह कार्य क्या करेगा? अब उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम में जैसे कि आप कुछ गलत कार्य करते हैं तो आपकी शिकायत करी जाएगी, इसके लिए एक संगठन भी बनाया गया। वो संगठन क्या करता है? जहां पे गलत चीजें होती हैं उसका क्या करता है? वो शिकायत करता है। और शिकायत करने के लिए इसमें 3 प्रकार के न्यायालय भी बनाए गए हैं। एक जिला स्तर पे न्यायालय रहेगा, जिला स्तर पे, एक राज्य स्तर पे और एक राष्ट्र स्तर पे, जिसको हम राष्ट्रीय न्यायालय कहेंगे, राष्ट्रीय न्यायालय। तो देखिए जिला स्तर का जो न्यायालय होगा, अगर इसमें हम शिकायत करते हैं तो इसमें 20 लाख के नीचे, 20 लाख के नीचे का मामला रहेगा तो जिला स्तर के न्यायालय में जाएगा। अगर 20 लाख के ऊपर और 1 करोड़ के नीचे का मामला है, 1 करोड़ के सीआर, 1 करोड़ के नीचे का मामला है तो राज्य न्यायालय में जाएगा। और अगर यही 1 करोड़ से ऊपर का मामला, 1 करोड़ से ऊपर फिर कहीं भी रहे, अरब खरब कहीं जाए, इतना बड़ा मामला अगर होता है तो ये कहा जाएगा राष्ट्रीय न्यायालय में इसका वाद चलेगा। इसके लिए अलग से न्यायालय प्रस्तुत है और ये सारी बातें उसमें करी जाएंगे। अगर जो होगा उपभोक्ता, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसका निर्णय ये देगा, लेकिन उसमें ये बांटा गया है ये वाद कहां प्रस्तुत कर सकता है। अब मान लीजिए धोखे से वाद यहां प्रस्तुत कर दिया, जबकि मामला 1 करोड़ का था जिला न्यायालय में, लेकिन तो उसका क्या होगा? वह आगे अपील कर सकता है कि ये यहाँ का नहीं था, चूंकि वहां सुनवाई होनी नहीं, वो निर्णय देने का सक्षम अधिकारी है ही नहीं, 20 लाख के ऊपर नहीं दे सकता, तो वह आगे जाएगा। तो ये रहा उपभोक्ता, ये रहा कोपरा को आप विधिवत जाने बच्चों। अब एक प्रश्न और है जो मुझे लगता है कि अक्सर पूछा जाता है, सिर्फ 12 ये कक्षा 10 में ही नहीं पूछा जाता बल्कि ये कक्षा 12 में भी पूछा जाता है, अलावा ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये पूछा क्या जाता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक हम लिख देते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। अब इससे पहला प्रश्न सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सबको पता है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और हुई कहां थी बच्चों? इसका पहला कार्यालय कहां था? इसका हेडक्वार्टर कहां था? कोलकाता में, कोलकाता में, ये याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, इसका जो स्थापना हुई थी कहां पे हुई थी? कोलकाता में हुई थी। और उसके बाद बच्चों एक प्रश्न और इसी से पूछता है, इसके फर्स्ट गवर्नर,
फर्स्ट गवर्नर इसको कहेंगे। तो फर्स्ट गवर्नर इसके कौन थे ये पूछा जाता है। तो ये बताना है आपको ओसवार्न स्मिथ, ओसवार्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। ये इसके पहले गवर्नर कौन थे? ओसवार्न स्मिथ। इसको याद रखिएगा बच्चों, ये सिर्फ यही नहीं कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आरबीआई से क्वेश्चन। अगला एक प्रश्न और पूछा जा सकता है लेटेस्ट में आपसे कि भैया इस समय के जो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, इस समय का गवर्नर जो है वह कौन है? इस समय का गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। और ये भी पूछा जा सकता है ये किस नंबर के हैं, ये किस नंबर के हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो भैया आप इसको नोट करके रखिएगा, 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास के पहले कौन थे, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है शक्तिकांत दास के पहले 25वें पहले 24वां कौन रहा होगा, कौन थे। तो आप सभी को पता है उर्जित आर पटेल का नाम आप सुने हैं, तो उर्जित आर पटेल का नाम उसमें लिखिएगा। इतने प्रश्न आपके अर्थशास्त्र में इंपॉर्टेंट मुझे लगे, इसलिए मैं इतना प्रश्न लेके आया। मेरे हिसाब से अब तो कुछ छूट नहीं रहा है इसमें से। अब ये बच्चों यहां तक है, और मुझे आशा है कि अगर आप इन प्रश्नों को केवल एक बार देख लेंगे, जो भी जितने वीडियो 10-20 मिनट का बना है इसमें अगर आप देख के जाते हैं, तो मुझे निश्चित विश्वास है कहीं ना कहीं आपको यहां से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। और अगर आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगती है, तो आप मेरे वीडियो में कुछ अच्छा कमेंट कीजिएगा। सभी बच्चों को कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।